हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom सेकंड सेमेस्टर। ठीक है भाई। BCom सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि इस बार मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम जो लेगी वो लेगी ऑब्जेक्टिव, यानी कि MCQ के आधार पर बहुविकल्प। यानी कि जो भी आपके पेपर होगा, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट का हो, चाहे आपका फाइनेंशियल अकाउंट का हो, और चाहे आपका इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है, चाहे कैरिकुलम वाला सब्जेक्ट हो और चाहे आपका को कैरिकुलम वाला सब्जेक्ट हो, को जोड़ से भी पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट है वे आपके बहुविकल्प ही आपके इस बार पेपर हो गए। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जून जुलाई यानी कि जून के लास्ट में आपके एग्ज़ाम फॉर्म भर लिए जाएंगे और आपके जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, BA BCom और BSc सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इनके बैक एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, 19 तारीख से स्टार्ट हो गए बैक फॉर्म भरने और आपके जो है 24 तारीख लास्ट है फॉर्म भरने की। और यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन भी निकाला था, उनकी साइट पर जा कर के देख लीजिए। 9 मई से उनके बैक फॉर्म के जो पेपर है वो 9 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, उसकी भी तैयारी मैं अपने चैनल पर कराऊंगा। जो भी बैक स्टूडेंट है वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, और भाई कमेंट कर देना जो भी चीज़ पसंद ना आए। ठीक है भाई, क्योंकि इस बार जो पेपर हो गए वो आपके हो गए बहुविकल्प क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो मैंने बहुविकल्प क्वेश्चन ही तैयार कर रखे हैं। ये पहला ही चैप्टर है आपका। ठीक है भाई, कुछ थ्योरी और 33 क्वेश्चन तो मैंने 2-3 वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। ठीक, अब ये नेक्स्ट वीडियो है, अब इसमें थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ सीधा आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो मैं लेकर के आया हूँ। अब इसमें आपका जो पहला चैप्टर है प्रबंध एक परिचय, ठीक, वो लेखांकन एक परिचय, वो चैप्टर पहला चैप्टर आपका। इसमें से जो क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा समय नहीं लेने के आपको। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये कह रहा है कि पुष्प पालन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है भाई, अब पुष्प पालन की जो प्रमुख विशेषताएं वह कौन सी है। ऑप्शन ए खाते लिपिक द्वारा तैयार करना, ऑप्शन बी प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना, ऑप्शन सी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में ये पूछ रहा कि व्यवसाय की पुष्प पालन की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि विशेषताएं पूछ रहा कि पुष्प पालन की विशेषताएं है कौन सी। इसमें जो पुष्प पालन की विशेषताएं होती है वो होती है भाई, इसमें आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। क्योंकि जो पुष्प पालन है, जो खत्ते तैयार किए जाते हैं वो लिपिक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? लिपिक के, यानी कि जो लेखपाल होता है, ठीक है, जो अकाउंटेंट होता है उसके द्वारा ये खत्ते तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसमें इसका आंसर ए राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लेखांकन में जर्नल किस आधार पर तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो आपकी जर्नल एंट्री है, ठीक है, जैसे आपने देखा, आपने जर्नल एंट्री तैयार की भी होगी, तो ये पूछ रहा कि जो जर्नल एंट्री है वो किसके आधार पर तैयार की जाती है। ऑप्शन ए संप्रेषण के आधार पर, ऑप्शन बी अभिलेखन रिकॉर्ड के आधार पर, ऑप्शन सी मापन यानी कि मुद्रा के आधार पर, और ऑप्शन डी ईमानदारी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, जर्नल जो है वो अभिलेखन यानी कि रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाती है। यानी कि सपोज करो ये आपका अप्रैल का महीना चल रहा, तो इस अप्रैल के महीने में आपने क्या क्या मंगाया, ठीक, क्या बेचा, क्या खरीदा और कितना आपने खर्चा किया, ठीक, उन सब का रिकॉर्ड इस पुस्तक में किया जाता है जर्नल के आधार पर। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाती है जर्नल प्रविष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, लेखांकन में वित्तीय व्यवहारों या घटनाओं का लेखा किसमें नहीं किया जाता। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में पूछ रहा कि जो आपका लेखांकन है
और जिसमें आप वित्तीय व्यवहार या घटनाएं करती है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप इसका लेखा नहीं करोगे। ठीक है भाई। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन सी ईमानदारी तथा स्वास्थ्य, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है भाई। अब इसमें पूछा है कि नहीं, क्या इनमें से सारे ऑप्शन राइट है या सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? डी। ना तो कर्मचारियों की नियुक्ति के आधार पर वित्तीय व्यवहार या घटनाओं का लेखा होता है, ना योग्यता के आधार पर, ना ईमानदारी और स्वास्थ्य के आधार पर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। इसमें किसी के आधार पर भी ना तो वित्तीय व्यवहारों का और घटनाओं का लेखा नहीं होता। क्वेश्चन में एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि देखो, लेखांकन में वित्तीय व्यवहार की जगह घटनाओं का भी शब्द यूज कर सकता है वो। ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों ही तरीके से आपका इसमें ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से प्रबंध लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक उत्तरदायी लेखांकन के विचारों को कब बढ़ाया, यानी कि प्रोत्साहन किस शताब्दी में मिला। अब शताब्दी की बात कर रहा है किस किस की, कि भाई आपका जो प्रबंध लेखांकन था, मानव संसाधन के लेखांकन है, वो सामाजिक उत्तरदायी के लेखांकन है, इनके जो विचार है वो कौन सी शताब्दी में मिले, या उनका जो प्रोत्साहन हुआ वो कौन सी शताब्दी में हुआ। ठीक है भाई। अब इसमें आपके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 21वीं शताब्दी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है भाई। 21वीं शताब्दी में, यानी कि आपका जो प्रबंध लेखांकन है, मानव संसाधन लेखांकन है और सामाजिक उत्तरदायी लेखांकन है, इन सभी के विचारों को, यानी कि इनके सभी विचारों को जो प्रोत्साहन मिला है वो 21वीं शताब्दी में जा करके इनको मिला है। ठीक है भाई। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा भाई। अगर भाई आपको क्वेश्चन पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि भाई हमें किस तरह की तैयारी आपको चाहिए। ठीक है। क्योंकि इस बार जो सारे पेपर हो गए, जो कोई सी भी क्लास का हो, बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो, कोई सी भी क्लास का हो, सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हो गए, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है भाई। हाँ, जो आपकी बैक फॉर्म है, ठीक है, आपके जो जिसकी एक्स लगी हुई है या बैक लगी हुई है, या किसी को इम्प्रूवमेंट डालना है, जिसके जो सेमेस्टर में जैसे पेपर हुए थे वो तो बैक तो उसी हिसाब से होगी। ठीक है, लिखित वाली। पर जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो न्यू करंट वाले बच्चे हैं 2023 वाले, उनके पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से औद्योगिक क्रियाओं के विकास तथा कंपनियों या निगमों की स्थापना की शताब्दी से प्रारंभ शुरू हुए, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति है, जो औद्योगिक क्रिया है, इनका विकास और कंपनियों का विकास, इनकी स्थापना किस शताब्दी से स्टार्ट हुई। ठीक है भाई। शताब्दी पूछ रहा। ठीक है। अब इसमें आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 21वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रिया यानी कि इनका विकास हो चुका था, कंपनियों का निर्माण हो चुका था, क्योंकि कंपनी अधिनियम जो आया था वो 1956 में आया था। और औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी भाई, क्योंकि वहीं से सबसे पहले कारखाने स्थापित हुए थे। कारखाने, बड़े बड़ी फैक्ट्री जो लगी थी वो इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए ये जो शताब्दी है वो 19वीं शताब्दी बोली जाती है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस शताब्दी से प्रारंभ हुई, यानी कि यहाँ ये पूछ रहा वो कौन सी शताब्दी थी जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना इसमें हम ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है आपका आ जाएगा ए 20वीं शताब्दी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40, पुस्तपालन में डैश प्रविष्टियां नहीं की जाती, यानी कि जो आपकी पुस्तपालन है, जनरल एंट्री वाली जो पुस्तक है
उसमें कौन सी प्रविष्टि नहीं की जाती? ऑप्शन ए खाता बही में पोस्टिंग करना, ऑप्शन बी समायोजन एवं भूल सुधार करना, ऑप्शन सी अंतिम खाते के लेखा करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, पुस्त पालन में ना तो हम खाता बही में पोस्टिंग करते, ना समायोजन और उनके भूल सुधार में परिवर्तन करते, और ना ही अंतिम खाते का लेखा करते। यानी कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। सॉरी 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 भाई, सॉरी, बहुत वेरी वेरी सॉरी भाई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि पुस्त पालन के अनुसार खाता में पोस्टिंग भी कर सकते हैं, अंतिम खाते का लेखा भी कर सकते हैं, पर किसी समायोजना में भूल सुधार नहीं कर सकते। ठीक है भाई, यहाँ इस चीज़ के लिए वेरी सॉरी। इसका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका बी राइट हो जाएगा। समायोजन और भूल सुधार में इसकी प्रविष्टि नहीं करते। कहाँ से नहीं करते? पुस्त पालन में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, लेखांकन के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा है? जो लेखांकन का उद्देश्य है वो पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है भाई? ठीक, ऑप्शन ए वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना, ऑप्शन बी छल कपट पर नियंत्रण करना, ऑप्शन सी लाभ हानि का ज्ञान और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर इसमें भाई डी हो जाएगा। इसमें वित्तीय स्थिति का ज्ञान भी है, यानी कि जो लेखांकन के उद्देश्य है वो वित्तीय स्थिति का ज्ञान भी है, छल कपट पर नियंत्रण भी है और लाभ हानि का ज्ञान भी है। ये सब इसके उद्देश्य है, इसलिए इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि भाई आपको थ्योरी भी चाहिए क्या साथ में? अगर थ्योरी भी चाहिए तो मैं थ्योरी से भी स्टार्टिंग करा दूंगा आपकी। अगर आपको थ्योरी नहीं चाहती, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए और उनके आंसर चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है भाई, आप कमेंट करके मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर ये बता सकते हो कि हमें सेकंड सेमेस्टर की जो तैयारी है हर सब्जेक्ट की, वो थ्योरी की साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए हमें, तो मैं उन्हें भी लाऊंगा साथ में। ठीक है भाई, अगर आपको थ्योरी नहीं चाहती, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी लाऊंगा आपके लिए। ठीक है भाई, पर आप चैनल पर जुड़े रहे। ठीक है, आपका मैं इसी तरह तैयारी कराता रहूंगा सारे सब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 42, लेखांकन में व्यापारिक व्यवसाय से संबंधित वित्तीय एवं सांख्यिकी सूचनाएं किसके द्वारा प्राप्त होती है? ठीक है भाई, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, जो आपका लेखांकन है और व्यावसायिक व्यवसाय से संबंधित वित्तीय और सांख्यिकी जो सूचनाएं होती है, ठीक है, जो डाटा इकट्ठा होता है वो किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, प्रबंध के द्वारा, ऑप्शन बी विनियोजक यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करता है पैसा उसके द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब इसमें हमें बताना कि वो किसके द्वारा वित्तीय और सांख्यिकी सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, प्रबंध के द्वारा भी, विनियोजक के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी, इनमें सभी आपके आंसर डी राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं? देखो, क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आने के, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ठीक है, क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आने के, जब तक आप उस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ लेंगे। चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि मैंने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ये निकल ले है। ठीक है भाई, अभी इसी चैप्टर के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रह रहे हैं, कल लगभग इसमें इस पहले चैप्टर में 70 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 तक आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कंपनी के अंश किसके माध्यम से खरीदे व बेचे जा सकते हैं? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 43 है ये कह रहा है कि कंपनी के अंश किसके द्वारा खरीदे और बेचे जा सकते हैं? ऑप्शन ए सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी सेबी के द्वारा, ऑप्शन सी स्कंद विनिमय के द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है, आपको मैं एक चीज और बता दूं,
ना तो हम सरकार के द्वारा उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, न सेबी के द्वारा। हम जो खरीद और बेच सकते हैं वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्कंद विनिमय। जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE। फिर उसके बाद नंबर आता है आपका कलकत्ता, फिर आपका नंबर, क्योंकि भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कुल 23 है। कितने हैं भाई? 23 स्टॉक एक्सचेंज है। उसी के माध्यम से कंपनी अपने अंश खरीद सकती है और बेच सकती है, यानी कि जनता में अपने अंश खरीदने के लिए और बेचने के लिए जारी करती है, ठीक है। जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड है, वो सब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही, ठीक है, खरीदे और बेचे जा सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44, डैश डैश का संस्था के परिणाम एवं आर्थिक स्थिति का, ठीक है भाई, आर्थिक स्थिति का सतत हित होता है। तो सतत हित किसमें होता है? जो आर्थिक स्थिति का जो सतत हित है तो वो किसके अंदर होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं का, ऑप्शन बी विनियोजक का, ऑप्शन सी कर्मचारी का और ऑप्शन डी प्रबंध का, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, उपभोक्ता का, ठीक है भाई। आर्थिक स्थिति का जो सतत हित होता है वो होता है संस्था में उपभोक्ताओं का, ठीक। उपभोक्ताओं के द्वारा ध्यान में रखती हुई चीज ही तैयार की जाती है। जो भी संस्था या फर्म, जो कंपनी होती है, वो अपने उपभोक्ता यानी कि जो अपने ग्राहक है उनको देखते हुए ही मटेरियल तैयार किया जाता है, चीज़ें तैयार की जाती है। यानी कि अगर कंपनी साबुन बना रही है तो उसमें वो अपने उपभोक्ताओं का ध्यान जरूर रखेगी कि मुझे अपने उपभोक्ता, अपने ग्राहक को कैसे किस तरह की वस्तु देनी है, ठीक है। तो इसमें वो उसकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कर्मचारियों का भविष्य डैश डैश किस पर निर्भर करता है, ठीक भाई। तो भाई जो कर्मचारियों का भविष्य है तो वो किस पर निर्भर है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कर विभाग पर, ऑप्शन बी सरकार पर, ऑप्शन सी वित्तीय सूचनाओं पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, वित्तीय सूचनाओं पर। जो आपकी वित्तीय सूचनाएं हैं, कर्मचारियों का भविष्य इन पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। जो फाइनेंशियल डाटा होता है तो उसमें उसके आधार पर ही जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ाई और घटाई जा सकती है, ठीक है। वैसे तो सैलरी हर साल इंक्रीज होती है, तो वो होती है वित्तीय सूचनाओं के आधार पर, ठीक है। कर्मचारी का जो भविष्य निर्धारित होता है वो वित्तीय सूचनाओं पर ही आधारित होता है, ठीक है भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से वेतन, पदोन्नति, बोनस एवं कार्य की दशाओं का निर्धारण डैश डैश के आधार पर निर्भर करता है। अब बात यह है अभी कि भाई जो कर्मचारी है उसका जो वेतन है, ठीक है, उसका जो वेतन है, उसकी जो पदोन्नति है, बोनस है, उसका जो कार्य है वो किस पर काम करता है, किस पर आधारित है। ऑप्शन ए लेखांकन सूचनाओं के, ऑप्शन बी सामाजिक हित के, ऑप्शन सी वित्तीय स्थिति के और ऑप्शन डी व्यापार के स्वामी के, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ये निर्भर करता है कि उसका वेतन, उसकी पदोन्नति, उसका बोनस और उसका कार्य, ये लेखांकन सूचनाओं पर निर्भर होता है, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अभी इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 45 भी कराया है, ठीक है। जो कर्मचारियों का भविष्य वो किस पर निर्भर करता है? वित्तीय सूचनाओं पर। तो यहाँ जो वेतन, पदोन्नति है वहाँ यहाँ भी क्वेश्चन में आंसर दे रखा लेखन सूचनाओं पर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भावी योजनाएं तैयार करती है, ठीक है भाई। इनमें से कौन सी संस्था है जो हमें भावी योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए श्रम संघ, ऑप्शन बी व्यापार संघ, ऑप्शन सी सरकार करती है या ऑप्शन डी स्कंद विनिमय। क्वेश्चन नंबर 47 में, ठीक भाई,
जो भावी योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, वो तैयार होते हैं व्यापार के द्वारा। ये व्यापार संघ जो होता है, इनको जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वही भावी योजनाएं तैयार करवाती है अपनी संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं पूछते हैं भाई, कौन सी संस्था है जो भावी योजनाएं तैयार करती है, तो वो करती है व्यापार संघ। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 भाई, वित्तीय स्थिति की सूचना मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? जो आपकी वित्तीय स्थिति है इसकी जो सूचना है वो किससे प्राप्त होती है, वो ये कहना चाह रहा। ऑप्शन ए लाभानी खाते से होती है, ऑप्शन बी अंतिम खाते से होती है, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठे से होती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय स्थिति किसके द्वारा प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 48। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से ये पता होता है कि हमारे पास लिएबिलिटीज कितनी है, एसिस्ट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं। जो किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी संस्था की जो वित्तीय स्थिति आपको जाननी है, ठीक, वो आपको बैलेंस शीट से पता लग जाएगी। जिसकी बैलेंस शीट जितनी अच्छी होगी, जितना प्रॉफिट उसको मिलता है, उसकी स्थिति उतनी ही अच्छी होती है। तो जो वो स्थिति होती है वो आर्थिक चिट्ठी के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 49, एकाकी व्यापारी का लेखांकन नहीं है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसमें नहीं पूछ रहा। ऑप्शन ए ऐच्छिक है, ऑप्शन बी अनिवार्य है, ऑप्शन सी आवश्यक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, एकाकी व्यापार का लेखांकन अनिवार्य नहीं है। ठीक, वो उसके ऊपर है कि वो उसको करा भी सकता है, नहीं भी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, लेखांकन की सीमाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? जो लेखांकन की सीमाएं है, लेखांकन की लिमिट है, वो किस निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक लागत पर है, ऑप्शन बी व्यक्तिगत निर्णयों पर है, ऑप्शन सी भावी अनुमानों पर है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक भाई, जो लेखांकन की सीमाएं है वो ऐतिहासिक लागत पर भी है, व्यक्तिगत निर्णयों पर भी है, और भावी अनुमानों पर भी है। तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से लेखांकन की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? ठीक है भाई, अब यहां पूछ रहा कि प्राचीन शाखा कौन सी है। ऑप्शन ए वित्तीय लेखांकन है, ऑप्शन बी लागत लेखांकन है, ऑप्शन सी प्रबंध लेखांकन है, और ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, वित्तीय लेखांकन। क्योंकि सबसे पहले जो प्राचीन शाखा है, प्राचीन शाखा पूछ रहा है ना, लेखांकन की सबसे प्राचीन शाखा, यानी कि पहले जो काम होता था वो भी उस टाइम पे वित्तीय लेखांकन हुए करते थे। क्योंकि जब पहले जो राजा महाराजा थे, ठीक है, प्राचीन काल में भी चले जाओ, श्री राम जी के काल में भी चले जाओ, ठीक है, श्री कृष्ण जी के उसमें भी चले जाओ, तो उस टाइम पे भी वित्तीय लेखांकन का प्रयोग हुआ करता था। क्योंकि कैसे पता लगता था कि भाई हमें कहाँ से कितना पैसा खर्च करना है, या कौन सा महल बनाना है, उसमें कितना खर्चा होगा। उस टाइम पे भी वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता हुआ करती थी। ठीक है, और आज के टाइम पे तो है ही है, आधुनिक समय चल रहा है, 2022-23 चल रहा है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। 21वीं सदी में भी वित्तीय लेखांकन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे भी वित्तीय लेखांकन का महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि उसके बिगाड़ हमें पता ही नहीं लगता था कि जो हमारे पास सैनिक है तो हम उनको कितनी सैलरी दें, यानी कि हमें पहले असरफिया थी, तो किन किन ओहदे के हिसाब से उसको असरफिया का वित्तीय लेखांकन हुआ करता था। ठीक है, राजपाट का सारी चीज लेखा जोखा हुआ करता था, जनरल एंट्री भी हुआ करती थी उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 52, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता का द्वारा किया गया लेखांकन क्या कहलाता है? आप इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता के द्वारा किया गया लेखांकन कौन सा होता है? ऑप्शन ए कर लेखांकन,
ऑप्शन बी सरकारी लेखांकन, ऑप्शन सी पर्यावरण लेखांकन, ऑप्शन डी लागत लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी सरकारी लेखांकन। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो सरकारी लेखांकन के अंदर ही आता है। ठीक है भाई, इसमें क्वेश्चन आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से वर्तमान में कंपनी अधिनियम कौन सा है। ठीक भाई, आपका जो करंटली अधिनियम है कंपनी अधिनियम, ठीक, वो कौन सा है ये पूछ रहा। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन सी 1936। ठीक है भाई, आपको मैं बता दूं हमारा जो कंपनी अधिनियम था वो था 1956, पर वर्तमान की बात पूछ रहा कि वर्तमान में कंपनी अधिनियम वो कौन सा है। तो आपको मैं चीज बता दूं वो है 2013। वर्तमान का जो कंपनी अधिनियम है वो है 2013। ठीक, क्योंकि पुराना 1956 का संशोधन करके गवर्नमेंट ने 2013 कंपनी अधिनियम लॉन्च किया है। तो वर्तमान का कंपनी अधिनियम या हम कह देते हैं कि हमारा इस टाइम का जो कंपनी अधिनियम है वो है 2013। ठीक, 1949 है आपका बैंकिंग से संबंधित यानी कि बीमा कंपनी से संबंधित। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक, 2013। और आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये है साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 है साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। अगर आपने 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में और 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपको कंपनी अधिनियम पता होगा कि कौन सा है। 1956 है, 1949 है, 1932 है या 1936 है। तो साझेदारी अधिनियम जो है वो आपका हो जाएगा भाई सी 1932। ठीक है भाई, साझेदारी अधिनियम 1932 राइट हो जाएगा। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको किस तरह का मटेरियल आपको चाहिए। ठीक है भाई, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।